कहानी की शुरुआत एक अत्याधुनिक रिसर्च लैब से होती है, जहां वैज्ञानिक कई सालों से एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहे होते हैं जो इंसानी भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। अनगिनत असफल कोशिशों के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। टीम का एक वैज्ञानिक खुशी से भागता हुआ अपने सीनियर डॉक्टर आंद्रेस के पास पहुंचता है और बताता है कि उनका मिशन आखिर सफल हो गया है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। वहाँ दुनिया भर की मीडिया मौजूद होती है। डॉक्टर आंद्रेस मंच पर आकर बताते हैं कि तेजी से बढ़ती आबादी, घटे संसाधन और प्रदूषण इंसानियत के लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। फिर वो अपने सामने रखा एक ढक्कन हटाते हैं और उसके नीचे सिर्फ 5 इंच लंबा एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। ये शख्स डॉक्टर जॉर्गन होता है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य वैज्ञानिक है। वह सबको बताता है कि उसकी टीम के 32 सदस्यों ने अपनी इच्छा से यह प्रक्रिया अपनाई और अब सभी सामान्य इंसानों से कई गुना छोटे हो चुके हैं। उनकी पत्नी भी उन्हीं लोगों में शामिल थी। जॉर्गन दावा करता है कि इस प्रक्रिया में ना दर्द होता है और ना ही यह किसी तरह से खतरनाक है। कुछ ही पल बाद बाकी छोटे इंसानों को भी मंच पर बुलाया जाता है। उन्हें देखकर पूरा हॉल हैरानी से भर जाता है। फिर एक असिस्टेंट एक छोटी सी थैली दिखाता है और बताता है कि पिछले 5 सालों में इन 32 लोगों का पूरा कचरा सिर्फ इसी बैग में जमा हुआ है। उनका मकसद साफ था, अगर इंसान का आकार छोटा हो जाए तो खाने, पानी, बिजली, जमीन और बाकी संसाधनों की जरूरत भी बेहद कम हो जाएगी। यहीं से पूरी दुनिया के लिए डाउनसाइजिंग तकनीक के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। देखते ही देखते यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर जगह इसी नई तकनीक की चर्चा होने लगती है। अब कहानी हमें पॉल नाम के एक साधारण इंसान की जिंदगी में ले जाती है। वह अपनी बीमार माँ की पूरी ईमानदारी से देखभाल करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। पॉल एक फैक्ट्री में नौकरी करता है और खाली वक्त में जरूरतमंद लोगों की मदद करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम ऑड्री था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन नया घर खरीदने के बाद उनकी सारी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि सपनों की जिंदगी बसाना जितना आसान दिखता है, असल में उतना होता नहीं। कुछ समय बाद पॉल और ऑड्री अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी में जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात डेव और कैरल से होती है, जो पहले ही डाउनसाइजिंग कर चुके थे। दोनों बड़े गर्व से अपनी नई जिंदगी के बारे में बताते हैं। उनका कहना था कि छोटा होने के बाद उनकी पुरानी जमा पूंजी अब इतनी ज्यादा कीमत रखने लगी है कि वे लेजरलैंड नाम की शानदार कॉलोनी में किसी अमीर इंसान की तरह रह रहे हैं। आलीशान घर, लग्जरी सुविधाएं और खर्च ना के बराबर। उनकी बातें सुनकर पॉल और ऑड्री काफी प्रभावित हो जाते हैं। अगले ही दिन दोनों उस जगह को अपनी आंखों से देखने पहुंचते हैं। अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह जाते हैं। हर तरफ साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत घर और ऐसी सुविधाएं थीं जिनका उन्होंने पहले सिर्फ सपना देखा था। वहाँ मौजूद गाइड उन्हें समझाता है कि छोटा होने के बाद पैसों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जो रकम पहले मामूली लगती थी, वही यहाँ इंसान को आरामदायक जिंदगी देने के लिए काफी होती है। गाइड की बातें सुनने के बाद दोनों गंभीरता से इस फैसले पर सोचने लगते हैं। डॉक्टर भी उन्हें साफ साफ समझाता है कि अगर वे डाउनसाइजिंग करवाते हैं तो उनका मौजूदा घर उनके किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर वे उसे बेच दें तो उसी पैसे में लेजरलैंड के अंदर बेहद आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ रोजमर्रा का खर्च इतना कम था कि भविष्य की आर्थिक परेशानियां लगभग खत्म हो जाती। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार पॉल और ऑड्री ये बड़ा फैसला ले लेते हैं। पॉल अपनी फैक्ट्री पहुंचकर अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताता है कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि अब वह अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। उसके साथ ही उसे शुभकामनाएं देते हैं और भावुक होकर विदा करते हैं। इसके बाद दोनों अपने करीबी दोस्तों से आखिरी बार मिलते हैं। अपना घर बेच देते हैं, शादी की अंगूठियां उतार देते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह वे कई दूसरे लोगों के साथ एक खास बस में बैठकर उस सेंटर पहुंचते हैं जहां डाउनसाइजिंग की प्रक्रिया की जाती थी। अंदर जाने से पहले सभी को आखिरी मौका दिया जाता है, ताकि अगर किसी का मन बदल गया हो तो वह बिना किसी दबाव के वापस जा सके। लेकिन पॉल और ऑड्री पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह फैसला उन्होंने पूरी समझदारी से लिया है। इसके बाद दोनों को अलग अलग सेक्शन में भेज दिया जाता है। अलग होने से पहले वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि अगली मुलाकात उनकी नई जिंदगी में होगी। पॉल को उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ बाकी लोग भी इस प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उसे बेहोश किया जाता है, फिर उसके शरीर के सारे बाल साफ किए जाते हैं और खराब दांत निकाल दिए जाते हैं ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। आखिर में उसे एक बेहद आधुनिक मशीन के अंदर रखा जाता है। लगभग 20 मिनट बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पॉल अब सिर्फ 5 इंच लंबा इंसान बन चुका था। जब पॉल की आंख खुलती है तो वह खुद को रिकवरी एरिया में पाता है। यहाँ हर चीज उसकी नई ऊंचाई के हिसाब से बनाई गई थी। छोटे छोटे डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और फिर उसे नए कृत्रिम दांत लगा देते हैं। कुछ देर बाद एक नर्स उसे नए कपड़े पहनने के लिए देती है और साथ में एक बिस्कुट भी देती है, जो अब उसके लिए किसी विशाल चट्टान से कम नहीं था। लेकिन पॉल का ध्यान इन चीजों पर बिल्कुल नहीं था। वह बार बार सिर्फ अपनी पत्नी ऑड्री के बारे में पूछ रहा था। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ ऑड्री थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वह घबराई हुई थी और उसकी बातों से साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ऑड्री कांपती हुई आवाज में बताती है कि आखिरी समय पर उसका हौसला टूट गया। जैसे ही उसके बाल काटने शुरू हुए, वह बुरी तरह डर गई और बिना प्रक्रिया पूरी किए वहीं से वापस लौट आई। अब वह पहले जैसी ही सामान्य इंसान है, जबकि पॉल हमेशा के लिए 5 इंच का बन चुका था। ये सुनते ही पॉल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी सब ठीक हो सकता है, दोनों मिलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ऑड्री अब अपने फैसले से पीछे
नहीं हटना चाहती थी। आखिर में वह अलविदा कहकर फोन काट देती है। उस एक कॉल ने पॉल से सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसका पूरा भविष्य भी छीन लिया। अब उसके पास आलीशान घर था, ढेर सारी सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें किसी अपने के साथ बांटने वाला कोई नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी की अंगूठियां भी उसे वापस भेज दी जाती हैं। अब वही अंगूठियां उसके छोटे से शरीर के सामने किसी बड़े लोहे के छल्ले जैसी दिखाई देती थी। उन्हें देखते ही पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और पॉल पूरी तरह टूट जाता है। धीरे धीरे एक पूरा साल गुजर जाता है। बाहर से उसकी जिंदगी काफी आरामदायक दिखती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसका दोस्त डेव कई बार उसे समझाता है कि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर पॉल किसी भी नए रिश्ते या नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। एक शाम उसका पड़ोसी डुसान उसे अपने घर होने वाली पार्टी में बुलाता है। काफी सोचने के बाद पॉल वहाँ पहुँच जाता है। डुसान चाहता था कि लोगों के बीच रहकर शायद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। पूरी रात वहाँ संगीत, हंसी मजाक और जश्न चलता रहा, लेकिन इतने लोगों के बीच भी पॉल का अकेलापन कम नहीं हुआ। आखिरकार ज्यादा शराब पीने की वजह से वह वहीं सो गया। अगली सुबह जब पॉल की नींद खुलती है तो पार्टी खत्म हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ सफाई करने वाले लोग अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है। वह महिला सारा थी, वही वियतनामी एक्टिविस्ट जिसकी खबर उसने कुछ समय पहले टीवी पर देखी थी। पॉल को याद आता है कि वियतनाम में डाउनसाइजिंग का विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई हुई थी और उस घटना में सारा ही अकेली जिंदा बची थी। उसी हादसे में उसने अपनी एक टांग भी गंवा दी थी और अब नकली पैर के सहारे चलती थी। पॉल उसके पास जाकर पूछता है कि इतनी मशहूर महिला आखिर यहाँ सफाई का काम क्यों कर रही है। सारा हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि पेट पालने के लिए इंसान को वही काम करना पड़ता है जो उसे मिल जाए। उसकी आवाज में शिकायत नहीं बल्कि जिंदगी का अनुभव छिपा हुआ था। बातों बातों में पॉल देखता है कि सारा कुछ दवाइयाँ अपने बैग में रख रही है। पहले उसे लगता है कि शायद वह चोरी कर रही है, लेकिन सारा बताती है कि ये दवाइयाँ उसी बीमार दोस्त के लिए हैं। यहाँ के मालिक ने जरूरतमंद कर्मचारियों को बची हुई चीजें ले जाने की अनुमति दे रखी है। ये सुनकर पॉल की गलतफहमी दूर हो जाती है। इसी दौरान उसकी नजर सारा की नकली टांग पर पड़ती है। मेडिकल ट्रेनिंग होने की वजह से वह तुरंत समझ जाता है कि वह सही तरीके से फिट नहीं है। इसी कारण चलते समय उसे काफी दर्द सहना पड़ता होगा। पॉल उसकी मदद करने की पेशकश करता है। सारा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वह पॉल से अपनी बीमार दोस्त को भी देखने की गुजारिश करती है। दूसरों की मदद करना तो पॉल की पुरानी आदत थी, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बस में बैठकर लेजरलैंड के उस हिस्से की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पॉल पहले कभी नहीं गया था। रास्ते में एक बड़ी दीवार पार करते ही उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया आ जाती है। आलीशान बंगलों की जगह पुराने शिपिंग कंटेनरों से बने छोटे छोटे घर थे, जहाँ गरीब लोग बेहद मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये नजारा देखकर पॉल हैरान रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस चमकदार शहर का एक दूसरा चेहरा भी है, जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। सारा उसे अपने छोटे से कंटेनर वाले घर में ले जाती है। वहाँ उसकी बीमार दोस्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। पॉल साफ कह देता है कि वह प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी उसके पास है उसके हिसाब से वह मदद जरूर करेगा। मरीज को देखने के बाद वह सारा से वादा करता है कि अगली बार उसकी नकली टांग भी ठीक करके देगा। उस दिन के बाद जब पॉल अपने घर लौटा है तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ था कि उसकी जिंदगी अभी भी किसी के काम आ सकती है। कुछ समय बाद सारा फिर से पॉल के पास आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह दुखी आवाज में बताती है कि जिस बीमार महिला के इलाज के लिए वे दवाइयां लाए थे उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। ये सुनते ही पॉल खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी सलाह में ही कोई कमी रह गई थी, लेकिन सारा उसे समझाती है कि उस महिला ने अपनी आखिरी सांस बहुत सुकून से ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से सहा हुआ सारा दर्द आखिर खत्म हो गया हो। इस घटना के बाद पॉल सारा की नकली टांग ठीक करने का काम शुरू करता है। काम करते करते सारा पहली बार अपने बीते हुए दिनों का सच उसके सामने खोलती है। वो बताती है कि उसने अपने देश में डाउनसाइजिंग योजना का खुलकर विरोध किया था। इसी वजह से उसे और उसकी बहन को जेल भेज दिया गया। वहाँ उन दोनों के साथ बेहद बुरा व्यवहार हुआ। उसकी बहन उस यातना को सह नहीं पाई और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। वहीं एक हादसे में सारा ने अपनी एक टांग भी खो दी। सारा की कहानी सुनकर पॉल काफी भावुक हो जाता है। वह पूरी कोशिश करता है कि उसकी टांग सही कर दे, लेकिन काम करते समय उससे एक गलती हो जाती है और नकली टांग टूट जाती है। ये देखकर सारा नाराज हो जाती है और कहती है कि पहले जैसी थी अब उससे भी बदतर हो गई। पॉल तुरंत अपनी गलती मान लेता है और वादा करता है कि जब तक नई टांग तैयार नहीं हो जाती तब तक वह उसका हर काम खुद करेगा। इसके बाद कई दिनों तक पॉल उसके साथ अलग अलग घरों में सफाई करने जाने लगता है। शुरुआत में ये काम उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उससे किसी की मदद हो रही है। इसी दौरान पॉल सारा को और करीब से जानने लगता है। खुद मुश्किल हालात में रहने के बावजूद सारा हर दिन बूढ़े, बीमार और बेसहारा लोगों तक खाना, दवाइयाँ और जरूरत का सामान पहुँचाती थी। उसे देखकर पॉल समझने लगता है कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। एक दिन दोनों डुसान के घर सफाई करने पहुँचते हैं। डुसान पॉल को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले तुम यहाँ मेहमान बनकर आते थे और आज काम करने आए हो। पॉल भी हंसते हुए जवाब देता है कि जिंदगी ने बस रास्ता बदल दिया है। उसकी यह बात सुनकर डुसान समझ जाता है कि अब पॉल पहले वाला इंसान नहीं रहा। इसी दौरान डुसान एक खास यात्रा का जिक्र करता है। वह बताता है कि कुछ लोगों का एक दल नॉर्वे जाने वाला है, जिसके बदले अच्छी रकम भी मिलेगी। वह पॉल को भी अपने साथ चलने का न्योता देता है। सारा यह बात सुनते ही कहती है कि अगर पॉल जाएगा तो वह भी उसके साथ जरूर जाएगी। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सफर आसान
आसान नहीं होगा, लेकिन सारा साफ कह देती है कि नॉर्वे देखना उसका कई साल पुराना सपना है। आखिरकार तीनों इस यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद आखिरकार पूरा दल नॉर्वे पहुंच जाता है। वहाँ उनका स्वागत एक शांत और बेहद व्यवस्थित छोटी कम्युनिटी करती है। ये जगह लेजरलैंड से बिल्कुल अलग थी। यहाँ ना दौलत का दिखावा था और न ही किसी तरह की भागदौड़। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, सुकून और सादगी भरी जिंदगी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ की एक महिला पॉल को एक विशाल पहाड़ के अंदर बनी सुरंग की तरफ लेकर जाती है। चलते चलते वो बताती है कि इस पहाड़ के लगभग 2 किलोमीटर नीचे एक बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। वहाँ हजारों साल तक रहने लायक खाना, पानी, बीज, दवाइयाँ और जीवन के लिए जरूरी हर चीज जमा करके रखी गई है। महिला आगे बताती है कि अगर कभी पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता खत्म हो जाए तो यही लोग भविष्य में दोबारा दुनिया बसाएंगे। ये सुनते ही पॉल गहरी सोच में डूब जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है। कुछ देर बाद वह अपना फैसला सारा को बताता है कि वह बाकी लोगों के साथ बंकर के अंदर रहने जाएगा। ये सुनते ही सारा का चेहरा उतर जाता है। वह उससे पूछती है कि क्या दुनिया बचाने के चक्कर में वह उन लोगों को छोड़ देगा जिनके साथ उसने जीना सीखा है। पॉल उसके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दे पाता। वह सिर्फ इतना कहता है कि शायद इंसानियत के भविष्य के लिए यही सही रास्ता है, लेकिन सारा उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। उसके लिए किसी अपने का साथ छोड़ देना किसी भी मिशन से बड़ा नुकसान था। उधर डुसान भी पॉल को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लोगों की मदद करने के लिए दुनिया से भागना जरूरी नहीं होता। असली इंसान वही है जो मुश्किल समय में भी दूसरों का हाथ थामे। लेकिन उस वक्त पॉल अपने फैसले पर अड़ा रहता है। कुछ ही देर बाद सभी लोग आखिरी बार खुले आसमान और डूबते सूरज को देखते हैं। फिर एक एक करके सुरंग के अंदर उतरना शुरू कर देते हैं। पॉल भी उनके साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसी पल उसके दिमाग में सारा के शब्द गूंजने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं है। अगर अपने ही साथ ना हो तो सबसे सुरक्षित भविष्य भी अधूरा रह जाता है। दूसरी तरफ सारा और डुसान अब भी बाहर खड़े उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। तभी अंधेरी सुरंग के अंदर से पॉल वापस लौटा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर डुसान मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसे पहले से यकीन था कि पॉल यही फैसला करेगा। पॉल सीधे सारा के सामने जाकर रुकता है। बिना कुछ घुमाए वो उससे कह देता है कि अब उसे समझ आ गया है कि असली खुशी किसी सुरक्षित बंकर में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ जीने में है। वह पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार करता है। सारा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब उनकी पूरी जिंदगी दौलत या आराम के पीछे नहीं बल्कि उन लोगों की मदद करने में गुजरेगी जिन्हें सच में उनकी जरूरत है। इसी उम्मीद भरे फैसले के साथ ये भावुक और खूबसूरत कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो के लिए इलेक्ट्रोमाइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।